बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम द रोमांटिक मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। याद रखिएगा बेटा, ये इंतहाई अहम मूवमेंट है। ये कुछ खास वक्त तक रहा है, पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखें। और ये भी आप जहन में याद रखिएगा कि दिस इज़ नॉट जस्ट अ जनरल क्वेश्चन, रादर दिस इज़ एन इंटरव्यू क्वेश्चन। और इस वीडियो में मैं आपको साथ साथ बनाऊंगा भी कि इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बेटा हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले द रोमांटिक मूवमेंट। आपने इस बात को नहीं भूलना कि रोमांटिक मूवमेंट जो है हमारे पास 1798 से शुरू होता है। जो हमारे पास बास क्रिटिक्स के वो कहते हैं कि असल में ये हमारे पास 1785 से शुरू हुआ है, जब विलियम ब्लेक ने द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है वो पब्लिश की। तो 1785 से जो है ये शुरू हुई, लेकिन जो है मोस्टली क्रिटिक एग्री विद दिस पॉइंट दैट नो द रोमांटिक मूवमेंट हैज ऑफिशियली बीन स्टार्टेड in 1798 with the publication of Lyrical Ballad, a collection of poems by the great two writers of the Romantic era, St. Coleridge and William Wordsworth। तो बहुत सारे क्रिटिक्स जो है इस बात से मुतफिक नहीं हुए कि विलियम ब्लेक ने जब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो है वो पब्लिश की 1785 में, इसके साथ जो है रोमांटिसिज्म का आगाज़ नहीं हुआ, बल्कि 1798 में जब विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेरिज ने एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स, उसका वो पब्लिश किया। आपको इस बात का पता है कि इसके अंदर टोटल कितने पोएम्स थे? बेटा इसके अंदर टोटल 23 पोएम्स थे, ये आपने नहीं भूलना। लिरिकल बैलेड्स के अंदर टोटल कितने पोएम्स थे? 23 पोएम्स। और इसमें सिर्फ 4 पोएम्स जो है वो एस.टी. कॉलेरिज के थे, बाकी जो 19 पोएम्स थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ के थे। तो वो हमारे पास ये रोमांटिसिज्म जो है लिरिकल बैलेड से उसका पूरा आगाज़ हुई। और ये कब खत्म हुई बेटा याद रखिएगा। ऑफिशियली अगर मैं आपको बताता चलूँ तो 1820 के बाद जो है किसी ने तो कोई खास पोइट्री पब्लिश नहीं की, मतलब ना कोई अगर जी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो 1850 के समथिंग लगभग में उसका डेथ हुआ था, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ था और उसने जो है 1820 के बाद जो है कोई खास पोइट्री जो है उसने पब्लिश नहीं की। तो तकरीबन इसका ऐसा वो कहा जाता है क्रिटिक्स का, बास क्रिटिक्स एग्री करते हैं कि 1832 में इसका एंड हुई और इसके साथ जो है फिर विक्टोरियन एज जो है वो शुरू होती है। और बास लोग क्रिटिक्स इस बात के साथ एग्री करते हैं कि नहीं, ये जो है असल में 1837 में एंड हुई जब क्वीन विक्टोरिया वो थ्रोन पे आ गई। तो बेटा आपने इस बात को नहीं भूलना कि 1798 से ये हमारे पास रोमांटिक पोइट्री शुरू हुई और 1832 तक ये जा रही। ये एक्सेप्शन भी आप जहन में याद रखिएगा कि 18 बास क्रिटिक्स इस बात के साथ भी एग्री करते हैं कि नहीं 1837 के साथ जो है इसका एंड हुई, लेकिन ऑफिशियली जो मोस्टली एक्सेप्टेड डेट है वो हमारे पास है 1832। और सर अगर पेपर में आ जाए तो हम क्या करें? तो 1832 को आप टेक करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही पेपर के अंदर आपके 1832 भी आ जाए एंड 1837 भी आ जाए, एक आ जाएगा। और अगर दो आ गए तो इसमें आप ए एंड बी बोथ ये ऑप्शन भी आ सकता है, और अगर ये ऑप्शन नहीं आया तो फिर आप बिल्कुल 1832 को टेक करें। इंशाल्लाह बेटा यू विल बी योर आंसर विल बी कंसिडर एंड इट विल बी करेक्ट बेटा। तो आपको पता चला 1798 से शुरू हुआ एंड 1832 में उसका जो है हमारे पास इस मूवमेंट का एंड हुआ। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हम रोमांटिसिज्म की बात कर ले कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म और व्हाट इज रोमांटिक पोइट्री, तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसको अजीब अजीब तरीके से जो है वो डिफाइन की। अब जो है चंद डेफिनेशन मैं लाया हूँ। वाल्टर पीटर हमारे पास एक बड़ा ग्रेट क्रिटिक है, उसने डिफाइन की कि रोमांटिसिज्म इज द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिजायर्स ऑफ ब्यूटी। यानी रोमांटिसिज्म जो है उसने ब्यूटी का जो डिज़ायर है, का जो ख्वाहिश है, रोमांटिसिज्म ने इसके अंदर क्यूरियोसिटी लाई, तजस्सुस लाई। तो ये डिफिनेशन रोमांटिसिज्म इज द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी टू द डिज़ायर ऑफ ब्यूटी। ये डिफिनेशन रोमांटिसिज्म का किसने की? वाल्टर पीटर ने की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वाल्टर हुगो, ये आपने नहीं भूलना, वाल्टर हुगो का बड़ा टॉप लेवल का डिफिनेशन है कि रोमांटिसिज्म इज द लिबरेशन इन लिटरेचर। ये लिबरलिज्म है,
मतलब रोमांटिक पोएट्री इज एक्चुअली अ लिबरलिज्म इन लिटरेचर और इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये डेफिनेशन वाल्टर हुगो ने जो है वो लाई। एक और भी हमारे पास क्रिटिक्स था जिसका ये डेफिनेशन लाया कि द रेनेसा ऑफ वंडर। उसने रोमांटिसिज्म को बोला कि रोमांटिसिज्म इज एक्चुअली द रेनेसा ऑफ वंडर। मतलब ये एक ऐसा रेनेसा है, एक ऐसा रिबर्थ है जो इंसान को हैरान रह देता है। अच्छा बेटा, अब आपका ये तो आपके वो पेपर में भी आ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी, ये किसने दी, ये किसने, तो बेटा आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ। अब आपके जो हमारे पास लेक्चरशिप या एसएस के इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है, मैं दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो वो ये है कि व्हाई द रोमांटिक मूवमेंट इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल और द रोमांटिक रिवॉल्ट। रिवाइवल एंड रोमांटिक रिवॉल्ट। आप दोबारा, द रोमांटिक मूवमेंट पॉपुलरली नोन बाय टू टर्म्स। रोमांटिक जो मूवमेंट है उसको दो टर्म से मोस्टली पहचाना जाता है। वो हमारे पास द रोमांटिक रिवाइवल एंड नेक्स्ट हमारे पास द रोमांटिक रिवॉल्ट। अब इन दोनों को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बेटा आप वीडियो एंड तक देखें। द रोमांटिक रिवाइवल, अच्छा रिवाइवल मीन्स रीबर्थ। पहले मैं इस पॉइंट को डिस्कस करूंगा। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाई द रोमांटिक मूवमेंट वी कॉल द रोमांटिक मूवमेंट द रोमांटिक रिवाइवल, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन को आप जरा और करें। याद रखिए बेटा, एज द रोमांटिक रिवाइवल इट सीक्स द पोएटिक आइडियाज ऑफ द एलिजाबेथन एज। जो हमारे पास बहुत सारे क्रिटिक्स इस बात से एग्री करते हैं कि रोमांटिक एज जो है ये रिवाइवल है 16-17 सेंचुरी के साथ। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कौन से एलिजाबेथन एज के जो आइडियाज है, इस चीज का रिवाइवल है, इस चीज का दोबारा आमद है, इस चीज का दोबारा बर्थ है। अब कौन से आइडियाज से, जैसे कि वो एलिजाबेथन एज था, उसके अंदर जो लव वाला आइडियाज थे, जो ब्यूटी के आइडियाज थे, जो इमोशंस के आइडियाज थे, जो इमेजिनेशंस थे, जो रोमांस थे एंड जो ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ये सारे चीज़ अगर हम वो एलिजाबेथन एज को थॉरली स्टडी कर ले तो ये सारे चीज़ें जो है वहाँ पर हमें नज़र आते हैं। लेकिन बाद में जो है हमारे पास अजीब अजीब पोइट्री वो आगे आ गई, जैसे कि वो फिर जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स आ गए और वो मिल्टन लोग आ गए, फिर जो है न्यू क्लासिकल पोइट। तो इसके साथ साथ जो है ये पोइट्री दस गई, ये ख़त्म हुई। रोमांटिक ने उन थीम्स को दोबारा जिंदा कर दिया। कौन सी थीम्स को? एलिजाबेथन थीम्स को उन्होंने दोबारा उठाया। तो इस नाउ व्हाट इज द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन, दैट हाउ वी कॉल द रोमांटिक एज एज अ रोमांटिक रिवाइवल, बिकॉज इट seeks the ideas are this age, the romantic age, yeah, the romanticism seeks the ideas and the movements and the themes of the same Elizabethan that happened in 16th century। जो हमारे पास 16th century के जो themes थे वही themes उन्होंने दोबारा उठाया। और वो कौन से themes थे? That was love, beauty, emotion, imagination, romance and beauty of nature। तो वो उन्होंने उठाए। अब देखिए बेटा, उस टाइम पे लव पोइट्री कैम इनटू दिस इन दिस एज। इस एज में हमारे पास लव पोइट्री भी आना शुरू हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनलिज्म इज इट्स मोस्ट रिमार्केबल फ्यूचर। वो इमोशन के ऊपर जो है इससे पहले जो हमारे पास एज था द न्यू क्लासिकल एज, तो वो बड़ा वो कुछ इमोशंस के ऊपर नहीं बल्कि वो इंटेलेक्ट के ऊपर, इंटेलेक्चुअलिज्म के ऊपर वो बहुत फोकस करते थे। वो अगली पोइट्री लिखते थे, ऐसा लिखते थे कि वो दिमाग को तसल्ली देता था और समझ आ रहे। लेकिन यहाँ पर लव पोइट्री वो आने लगी और मोस्टली जो है यहाँ पर हमारे पास लिरिकल पोइट्री आने लगी। तो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिला कि वाई वी कॉल इट द रोमांटिक रिवाइवल। लेकिन इसका शॉर्ट जवाब ये है कि इसको रोमांटिक रिवाइवल इसलिए कहा जाता है या इसलिए कहते हैं कि वो आइडियाज दोबारा उन्होंने जन्म ली। कौन से? जो हमारे पास एलिजाबेथन एज के जो आइडियाज है, जो 16-17 सेंचुरी के जो आइडियाज है, उन्होंने दोबारा जन्म ली। तो बेटा आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब
मिला। आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिला। नेक्स्ट हमारे पास है रोमांटिक रिवॉल्ट, इसको द रोमांटिक रिवॉल्ट भी कहते हैं। तो ये क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा बेटा, एवरी एज इज द रिएक्शन ऑफ इट्स प्रीवियस एज। एक एज जो है वो दूसरे एज के रिएक्शन में आ जाता है। मैं चंद एग्जांपल आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा, अगर हम 16-17 सेंचुरी की बात कर ले तो वहाँ पर जो है लोग पोइट्री लिखते थे, आज़ादाना सोनेट्स वगैरह लिखते थे। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास जो द एज ऑफ मिल्टन आया, तो वहाँ पर जो है उन्होंने वो इस एज के अगेंस्ट कि नहीं हमारे पास कोई रूल्स नहीं होंगे और हम पोइट्री लिखेंगे, नहीं हमें खास रूल्स हमें चाहिए, तो उन्होंने ग्रीको रोमन्स को फॉलो की। अब जब उन्होंने ग्रीको रोमन्स को फॉलो की तो उन्होंने एक खास स्ट्रक्चर को फॉलो की कि नहीं, पोएटिक लैंग्वेज इज डिफरेंट देन कॉमन लैंग्वेज और पोएटिक फॉर्म इज शुड बी दैट वाज यूज्ड बाय ग्रीको रोमन्स। तो हमारे पास पोएट्री का खास मीटर, खास फॉर्म भी होना चाहिए और खास लैंग्वेज भी होना चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा लाया पोइट्री के अंदर कि ये ठीक है और ये गलत है। अब जो है ये रिवॉल्ट, रोमांटिक लोगों ने इस आइडिया का रिवॉल्ट की कौन सी बात रही कि जो है पोइट्री जो है उसके लिए खास लैंग्वेज होगा और पोइट्री के लिए वो हीरोइक कपलेट, जैसे कि वो हमारे पास क्लासिकल, न्यू क्लासिकल लोग हीरोइक कपलेट वो यूज़ करते थे। उन्होंने और किसी फॉर्म में पोइट्री नहीं लिखते थे, बस हीरोइक कपलेट ही यूज़ करते थे। लेकिन इधर से रोमांटिक लोगों ने कहा ये किसने बोला कि हीरोइक कपलेट, जो फॉर्म कोई शायर का मर्जी करे वो यूज़ करे, उसने पोइट्री जनरेट करना है। और ये किसने बोला कि पोइटिक डिक्शन कोई खास लैंग्वेज होगा, रिफाइंड लैंग्वेज होगा। मैं आपको बता चुका हूँ क्या, मैथ्यू आर्नल्ड ने जो है वो पोइटिक डिक्शन की डेफिनेशन हमें कैसे बताई कि रिफाइंड लैंग्वेज होगा और वो जो है जो आपसे तवज्जो ले, आसानी से समझ में ना आए। इससे पहले जो हम न्यू क्लासिकल एज को हम डिस्कस करते थे या अगस्टन एज को हम डिस्कस करते थे तो पूरा डिटेल जो है इसके अंदर। अब रोमांटिक कहते हैं कि नहीं नहीं, कॉमन लैंग्वेज इज एवरीथिंग। जो पोइट्री आपने प्रोड्यूस करना है वो कॉमन लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोड्यूस करना है ताकि हर एक को आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। और उसका एक न्यू क्लासिकल का एक और भी फीचर था, वो ये कि पोइट्री कोई खास लोगों के लिए होगी। इधर रोमांटिक कहते हैं या खास लोगों के लिए नहीं होगी, पोइट्री सब के लिए होगी। हम कोई ऐसे पोइट्री को हम प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक कॉमन लोगों के लिए होगी। सो उसने बोला कि पोइट्री शुड बी जनरेटेड फ्रॉम कॉमन लैंग्वेज एंड फॉर कॉमन पीपल, ये आम लोगों के लिए और आम लैंग्वेज जो है वो हमारे पास जो है क्या होगी, आम लैंग्वेज से और आम लोगों के लिए सारा पोइट्री हमारी होगी। सो बेटा आई होप कि आपको, उन्होंने जो रिवॉल्ट को बात की तो उसने किस चीज़ के, उसने न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट चले गए। देखिए न्यू क्लासिकल ने क्या की, उसने हीरोइक कपलेट लाया तो उसके अगेंस्ट उन्होंने वो जो है कोई भी वो जो है फॉर्म ऑफ पोइट्री की यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसने पोइटिक डिक्शन लाया, उधर रोमांटिक ने बोला नहीं नो पोइटिक डिक्शन, हमने कॉमन लैंग्वेज में। उन्होंने कोई ख़ास जो है सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पोइट्री के अंदर लाया कि मतलब कोई ख़ास मकसद के लिए आपने वो पोइट्री। इधर जो है उन्होंने बोला नहीं नहीं सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी आप जो है ऐसा पोइट्री लेके कि वो हर एक को समझ आ जाए, ठीक है ना। और पोइट्री अब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिफाइन की द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, जो आपके बस स्पॉन्टेनियस एक फ्लो आ जाएगा। उन्होंने जो है इस फ्लो को बंद किया था ना, किसने, न्यू क्लासिकल ने इस फ्लो को बंद किया था। जो स्पॉन्टेनियस फ्लो है उसने उसको बंद, उसके गैप बनाया था कि नहीं जब फ्लो आते तो पहले आप गौर कर ले, इसके लिए जो लैंग्वेज है वो रिफाइन है, वो जो डिक्शन है वो पोएटिक डिक्शन है। लेकिन उसने बोला नहीं ये स्पॉन्टेनियस है, ये जब आ जाए तो उसको फिर आने दे। उन्होंने कहा पोइट्री के लिए कोई खास रूल्स ऐसे नहीं कि मतलब ये पहले आपने चेक करना है। तो उसने उसको कि ओवरफ्लो ऑफ ऑल, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, कि जो फ्लो है उसको ओवर करे, उसको छोड़े, ताकि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी मतलब किसी भी टाइम पे कोई भी फॉर्म जो है आपके जहन में आ जाए उसको आप आने दे। किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला। और विलियम वर्ड्सवर्थ इज नोन एज इसको द पायनियर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, उसको रोमांटिक पोइट्री का पायनियर भी कहा जाता है। तो बेटा आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया। हमारे पास जो है ये वाला जो थीम्स हमने आपको बता दिया, जैसे कि हमारे पास लव है और ब्यूटी है, इमोशंस हैं, इमेजिनेशन है, ये जो है ये अगर आप देख ले तो बहुत सारे जो है हमें कीट्स के वो पोएम में हमें नज़र आते हैं। जॉन कीट्स
स्टिकॉल जीवन शेले जो हमारे पास लव पोइट्री इस टाइप पे शुरू हुई। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को समझ आया कि कोई आपसे पूछे कि टेल मी समथिंग अबाउट द रोमांटिक पोइट्री और व्हाई इट इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल और व्हाई इट इज कॉल्ड द रोमांटिक रिवॉल्ट। सो आई होप कि यू विल बी have a you will be able to have sufficient stuff to answer or respond that very question. Even then, but if you have any question, any difficulties, so you can easily ask us in the comment box or in the through WhatsApp number is available there in the description. But above all, we have a complete MCQ notes for your English lecturer and SS exam. So if you need all these notes in the PDF form, so better you can easily contact us to our WhatsApp number which is there in the description. But take care of yourself. Thank you, beta. Allah Hafiz.